हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ना ही हॉस्पिटल के अंदर ही बल्कि हम अपने घर में अपने किसी भी फैमिली मेम्बर की या फिर किसी भी पड़ोसी की जान बचा सकते हैं अगर हमें सीपीआर परफॉर्म करना अच्छे से आता हो तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि सीपीआर को कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, इसका क्या पर्पस होता है और कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन इसका है सीपीआर मीन्स कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स। अगर हार्ट एंड लंग्स के अंदर कोई भी किसी भी तरह का अरेस्ट आया हो या फिर दोनों काम करना बंद कर देते हैं, उस कंडीशन में हम सीपीआर देते हैं। जो सीपीआर है वो है लाइफ सेविंग टेक्निक्स है, जो कि बहुत सारी इमरजेंसीज के अंदर काम लिया जाता है। जैसे कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया हो, या फिर पेशेंट पानी में डूब गया हो, या फिर किसी को करंट लगा हो, या फिर सीओ पॉइजनिंग या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, पेशेंट का या तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है या फिर कार्डियक अरेस्ट होता है। तो उन कंडीशंस के हम सीपीआर देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है सीपीआर। सीपीआर क्या है, एक तरह का बेसिक लाइफ सपोर्ट है, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है वाइटल्स ऑर्गन को। मीन्स कि जब तक कि कोई भी अदर मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है तब तक आप किसी भी पेशेंट को सर्वाइव कर सकते हैं उसका सीपीआर दे के। मीन्स उसको अगर आप सीपीआर दोगे तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा और उसके जो ऑक्सीजन डिमांड है वाइटल्स ऑर्गन की, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, तो उनको क्या ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहेगी, तो उनके डैमेज होने के चांसेस कम रहते। नेक्स्ट हम बात करेंगे असेसमेंट सीपीआर। ओके, तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पेशेंट को जाके आपने सीपीआर देना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको बहुत सारी कंडीशंस आपको देखनी होती है। पहले पेशेंट को असेस करना होता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम सीपीआर दे सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि अगर पेशेंट कोई अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में हम सीपीआर दे सकते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर भी हमें पल्स चेक करना होता है पहले, और ये भी देखना होता है कि अगर उसका सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग, अगर उसका ब्रीदिंग रुक गया है, अगर उसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है, उस कंडीशन को एपनिया बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट, उसका पुपिल जो है वो डायलेटेड है, मतलब उसको लाइट रेज से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वो ना तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है ना डायलेशन हो रहा है। तो उस कंडीशंस में हम मान सकते हैं कि पेशेंट का ब्रेन डैमेज हो गया है। और अगर पेशेंट को प्रॉन्ग कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उस चीज़ में क्या है, उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और पेशेंट का बॉडी साइनोसिस हो जाएगा, मतलब ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी। उसका जो बॉडी का कलर है वो एकदम साइनोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट वो है सीपीटी। सीपीटी मीन्स कैपिलरी रिफिल टाइम। तो पेशेंट की फिंगर का जो नेल बड्स होता है, आप उसको प्रेस करके देखोगे तो अगर उसका जो रिफिल टाइम अगर 3 सेकेंड ज़्यादा आ रहा 3 सेकेंड से, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, और ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीक्वेंस टू रिस्पॉन्ड इमरजेंसी। ओके, अगर आपके सामने ऐसा कोई भी पेशेंट हो और वो इमरजेंसी में चला गया, मीन्स कि उसको उसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो उस चीज़ में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो ये एक तरह का सीरीज़ है, उसमें आपको कैसे आपको उसको फॉलो करना है, इसका भी एक तरीका होता है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, टू असेस डेंजर, इंश्योर करना है आपको कि पेशेंट है वो एक सेफ हो। कि अगर पेशेंट अगर कोई भी केमिकल बर्न हो गया, या पेशेंट डूब रहा है, या पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लगा, तो उस कंडीशन से पेशेंट को एक सेफ प्लेस में लेके आना है फर्स्ट। नेक्स्ट जो है वो है हमें रिस्पॉन्स चेक करना है। ठीक है, रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हमें दो टेक्निक्स यूज करते हैं, टॉक एंड टच टेक्निक। फर्स्ट हम पेशेंट को पूछेंगे, उसका नेम पूछेंगे कि आपको जोर से उसके दोनों कान में बोलेंगे कि आपका नाम क्या है। ऐसा नहीं कि अगर एक कान में बोले, अगर वो पेशेंट अगर एक कान से अगर बहरा है तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो आपको दोनों कान में बोलना है। नेक्स्ट, आपको उसके शोल्डर को टच करना है और थोड़े से उसको हिलाना है। तो अगर पेशेंट रिस्पॉन्स करना है तो वहाँ पे सीपीआर की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो आपको फर्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट सेंड हेल्प, और इसको दूसरा हम साउट भी बोलते हैं। आपको हेल्प के लिए आवाज़ लगानी है, और
अगर आप अकेले हो तो आपको खुद को एक इमरजेंसी एक्टिवेट करना है। जो भी इमरजेंसी कोड है, जैसे कि कोड ब्लू हो गया, तो उस टाइम आपको इमरजेंसी कोड एक्टिवेट करना है। ठीक है। या फिर कोई दूसरा पर्सन आपके साथ में है तो आप उसको बोल सकते हो कि जब तक मैं दूसरी चीज़ देखूँ तब तक तू इमरजेंसी कॉल एक्टिवेट कर, या फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए किसी को बुला। ओके, नेक्स्ट, जब तक कि कोई इमरजेंसी हेल्प आए या फिर मेडिकल टीम आए, तब तक आपको क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट का पल्स असेस करना है। और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा पल्स असेस नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट अगर ऑलरेडी कार्डियक अरेस्ट है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही रुक गया। अगर आप ज़्यादा डिले करोगे तो उसका ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फर्दर डैमेज को रोकने के लिए आपको क्या, इमिडिएटली मूव ऑन होना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो अगर आपको पल्स नहीं मिली है तो आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है इमीडिएटली। लेकिन सीपीआर स्टार्ट करने से पहले यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देना है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि कंपटीशंस में पूछे जाते हैं कि जब सीपीआर देते हैं तो कौन सी पोजीशंस देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि उसको सुपाइन पोजीशन देना है अगर पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे रखी है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो सीपीआर दोगे उसका आप एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली आप उसको सीपीआर दे सकते हो, इसलिए आपको सुपाइन पोजीशन बहुत देना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर पेशेंट बेड पे है और उसको एयर बेड लगा है तो एयर बेड की या तो आपको हवा निकाल देनी जल्दी से, या फिर एयर बेड को रिमूव कर देना। इसके अलावा अगर आपके पास सीपीआर बोर्ड है तो आप पेशेंट के नीचे सीपीआर बोर्ड भी रख सकते हो। वो क्या, पेशेंट को नीचे से सपोर्ट करेगा और आप ऊपर से सीपीआर स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो आप उसको प्रोन पोजीशन भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को ब्रेन में कोई पीछे पोस्टीरियर पार्ट के अंदर किसी भी तरह की ब्रेन सर्जरी हुई हो तो उस कंडीशन में आप सुपाइन पोजीशन नहीं दे सकते पेशेंट को, तो उस टाइम आपको प्रोन पोजीशन देनी होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोन पोजीशन में हैंड जो प्लेसमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, और जो आगे जो स्टर्नम बोन होती है वहाँ पे आपको सैंड बैग या ऐसे कुछ सपोर्ट रखना है जिससे आपका जो स्टर्नम बोन है वो कंप्रेशन हो जाए और उसकी वजह से आपका सीपीआर अच्छे से परफॉर्म हो जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो हैंड का जो पोजीशन हो इस तरह से रखना, एकदम फ्लैट रखना है, सीधा। यहाँ पे एल्बो में किसी तरह का कोई बेंड नहीं रखना, ये एक 90 डिग्री पे रखना है ना। तो क्या है कि आपका जो सहारा जो फोर्स है आपका वो एक जगह पे होगा और आप अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाओगे। ओके, अब हम देखते हैं कि जो सीपीआर के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो हमें ध्यान में रखना है। अगर हम कोई भी अगर परफॉर्म कर रहे सीपीआर तो क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी, वो है फर्स्ट हम देखेंगे पल्स। तो जो पल्स है वो अडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर या इन्फेंट के अंदर अलग अलग लोकेशन पे हम उसको फील करते हैं। अगर अडल्ट की बात करें तो हम कैरोटिड पल्स हम फील करते हैं। और चाइल्ड की बात करें तो जो कि बिलो 8 ईयर ऑफ ओल्ड है तो उसमें हम फीमोरल पल्स चेक करेंगे। अगर इन्फेंट है तो उसमें हम ब्रेकियल एंड फीमोरल दोनों जगह हम पल्स फील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंप्रेशन मेथड की बात करें तो जो अडल्ट है उसमें 2 हैंड हम यूज कर सकते हैं। चाइल्ड है उसमें 2 हैंड या 1 हैंड दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर इन्फेंट है तो उसमें 2 फिंगर या 2 थंब यूज करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कई बार कि जो इन्फेंट है उसमें हम जो मेथड है उसमें कौन सा यूज कर सकते हैं। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं कि या तो आप 2 थंब यूज कर सकते हैं या फिर 2 फिंगर इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो है कंप्रेशन फ्लैशमेंट। आपका जो हैंड फ्लैशमेंट है वो आप कहाँ पे रखोगे, मतलब सीपीआर दोगे तब। जो अडल्ट है उसमें या तो लोअर हाफ स्टर्नम रखेंगे या फिर बिटवीन निपल्स, दोनों जो निपल्स होते हैं उनके बीच में आपको दोनों हैंड्स जो है वो प्लेस करने हैं। और जो चाइल्ड 8 ईयर्स ओल्ड है, बिलो 8 ईयर्स ओल्ड, उसमें सेम चीज़ सेम करना है आपको। लेकिन जो इन्फेंट है उसमें क्या, जो निपल है लाइन है उससे थोड़ा नीचे रखना है। बाकी दोनों चीज़ों में निपल के समान जो लाइन हो, पैरेलल लाइन, उसमें रखना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं निपल के थोड़ा सा नीचे इसने प्लेस कर रखा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंप्रेशन डेप्थ की।
तो जो कंप्रेशन डेप्थ है वो है अडल्ट के अंदर 2 इंच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अगर 2 इंच भी आ सकता है और 5 इंच भी आ सकता है, तो दोनों 5 सेंटीमीटर भी आ सकता है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। चाइल्ड जो कि 8 ईयर्स ओल्ड से बिलो है उसमें भी सेम है 2 इंच, लेकिन जो इन्फेंट है उसमें 1.5 इंच रखना है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो है कंप्रेशन रेट। जो रेट है मीन्स आपको 1 मिनट के अंदर कितनी बार आपको कंप्रेस करना है, तो वो है 100। इसमें 100 to 120 इसका जो रेंज है वो 100 to 120 होता है, और वो तीनों में सेम है। आपको 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार कंप्रेस करना है। ओके, और मिनिमम 5 साइकिल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक बार में 5 साइकिल कंप्लीट करनी है, मीन्स 5 बार आपको 100 से 120 बार आपको कंप्रेस करना है, और इस तरह से 5 साइकिल कंप्लीट करनी है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि तब तक आपकी कोई भी मेडिकल टीम आ जाएगी, और उसके बाद आपका जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपका जो रेस्क्यूर है वो चेंज हो जाता है 5 साइकिल के बाद। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है वो है पल्स चेक करने के बाद आपको एयरवे चेक करना है। एयरवे ओपन करने के लिए आपको 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट है हेल्ड, टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। ऐसे फर्स्ट आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे चिन को लिफ्ट किया इधर, और हेड को ऐसे नीचे कंप्रेस किया है। तो क्या है, यहाँ का जो एयरवे है ये ओपन हो गया इधर, और एयरवे पेटेंट हो गया इधर। तो ये एक मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो है जा थ्रस्ट मैन्यूअर। ये दूसरा मैन्यूअर है। यहाँ पे आप इस जॉ को ऐसे ऊपर की तरह कंप्रेस करोगे तो ये जो एयरवे है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है। ये किस चीज़ में हमको यूज़ करना है, अगर पेशेंट को स्पाइनल इंजरी हुई हो, या फिर पेशेंट को अगर नेक इंजरी हुई हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जा थ्रस्ट मैन्यूअर यूज़ करना है। अगर आप उसमें अगर ये मेथड यूज़ करोगे तो उसको फर्दर इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है उसकी। अगर आप उसमें ये उसको हेड को टिल्ट करोगे और चिन को लिफ्ट करोगे तो उसके नर्व इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो वो है ब्रीदिंग। आपको ब्रीदिंग चेक करना है। आप कैसे चेक कर सकते हैं, लुक मीन्स आपको चेस्ट मूवमेंट देखना है पेशेंट के अंदर, अगर उसका पेशेंट का चेस्ट मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर फील करना है। आप फील कैसे कर सकते हो, आप अपने चिक को और कान को पास में ले जाके यहाँ पे महसूस कर सकते हो अगर वो ब्रीथ कर रहा हो तो। फिर होता है लिसनिंग। आप स्टेथोस्कोप लेके भी पेशेंट का ब्रीथिंग आप सुन सकते हो। अगर ब्रीथिंग नहीं है तो आपको इमीडिएटली CPR स्टार्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल। ओके, CPR देने के बाद जस्ट आपको क्या जो ब्रीथ है वो डिलीवर करना है। आपको उसको एक ब्रीथ देना है पेशेंट को, और उसका जो रेशो है वो हम आके देखते हैं अभी। तो उस जब हम ब्रीथ देते हैं तब क्या करना होता है कि जो नोस्ट्रिल है पेशेंट का, जो दोनों नोस्ट्रिल से नाक के जो दोनों नोस्ट्रिल है उसको पिंच करना होता है, उसको बंद कर देना होता है, और माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है पेशेंट को। ओके, और ध्यान रखें कि ब्रीदिंग जो है वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विगोरियस ब्रीथ दे रहे हो उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एकदम नॉर्मल ब्रीथ देना है। इसके अलावा आप एम्बू से भी आप दे सकते हो। तो एम्बू को आप को बेग एंड मास्क वेंटिलेशन भी बोलते हैं। तो ये किस कंडीशन में हमें देना होता है, अगर पेशेंट को कोई भी क्रोनिक लंग इन्फेक्शन है, या फिर पेशेंट के अंदर वो ज़्यादा सलाइवा है मुंह के अंदर, या फिर उसको ब्लड है, या फिर कोई इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड है मुंह के अंदर, तो उसमें क्या आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में हो तो आप वहाँ पे एम्बूबैग यूज कर सकते हो। ओके, वहाँ पे आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देना है। ओके, जो कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग का जो रेशो है वो है, अगर वो रेस्क्यूर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास एक रेस्क्यूर है तो अडल्ट, चिल्ड्रन, चाइल्ड बिलो 8 ईयर ओल्ड और इन्फेंट तीनों के अंदर सेम होता है। लेकिन अगर 2 रेस्क्यूर है तो अडल्ट के अंदर तो 30:2 मीन्स 30/2। अगर 30 बार आपको कंप्रेस करना है और 2 बार ब्रीथ देना है। लेकिन अगर चाइल्ड और इन्फेंट की बात करें तो उसमें 50 बार कंप्रेस करना है, 2 बार ब्रीथ देना है। इसमें भी इन्फेंट के अंदर भी सेम होता है, 15 बार कंप्रेस करना है, 2 बार आपको ब्रीदिंग देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कंप्रेशन हमने ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफिब्रिलेशन। अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर हो, अगर डिफिब्रिलेटर अवेलेबल हो तो आपको डिफिब्रिलेटर अटैच करना है पेशेंट को।
ओके। और जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन मीन्स डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं कि कब आपको शॉक देना है, डिलीवर करना है, और कब कितना जूल रखना है, वो सारी चीज़ें। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं जूल्स। जो डॉक्टर्स बोलता है कि कितना जूल इसमें सेट करना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जूल सेट करना है और पेड को चार्ज करना है। नेक्स्ट फिर जो इंस्ट्रक्शन देना है, सभी स्टाफ को बोल देना कि सब बेड से दूरी बना के रख दे, क्योंकि जो करंट का झटका आएगा जब आप शॉक डिलीवर करोगे तो दूसरे स्टाफ को भी लग सकता है, और इसका जो करंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो ध्यान रखना है कि दूसरे स्टाफ जो है उसको बोल देना है कि सब आप बेड से दूर रहे। ओके। नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन, अगर पेशेंट ऑक्सीजन पे है तो जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको बंद कर देना है। ठीक है। और नेक्स्ट है पेशेंट के हम प्लेसमेंट करेंगे पेड को, और जैसे डॉक्टर बोलेगा तो हम शॉक डिलीवर कर देंगे। तो दो तरह के डिफिब्रिलेशन होते हैं। फर्स्ट होता है बाईफेजिक। अगर दो पेड का है तो बाईफेजिक होता है, उसमें उसका जो जूल है वो है 120 to 200 जूल उसमें हम रखते हैं। अगर मोनोफेजिक है तो वो 360 जूल तक उसका करंट हम सेट करके रखते हैं, वोल्टेज जो भी है। ओके। और जो डिफिब्रिलेटर का जो अगर बोलते हैं ना प्लेसमेंट प्रेशर कितना होता, तो वो 25 LB ऐसा कुछ होता है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है कि जो जब बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं रखना है चेस्ट पे, 25 जितना प्रेशर आपको रखना है। और डिफिब्रिलेशन का जो मोस्टली यूज़ है वो है एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर। जब आपके एट्रिया जो है उसकी फिब्रिलेशन मीन्स उसका जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, या फिर वेंट्रिकुल का जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसको नॉर्मल या रिस्टोर करने के लिए हमको डिफिब्रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो है वो है पेडल प्लेसमेंट। अगर हम डिफिब्रिलेटर यूज़ करें तो उसका जो पेडल होता है उसका प्लेसमेंट कैसे हमको रखना होता है, वो है बेस ऑफ हार्ट। एक जो रखेंगे वो बेस ऑफ हार्ट पेशेंट के राइट साइड निपल के ऊपर रखेंगे, और दूसरा जो है वो एपेक्स में रखेंगे, हार्ट के एपेक्स के अंदर। तो वो लेफ़्ट साइड में जो निपल है उसके नीचे प्लेस करते हैं। तो होप आप सबको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू।